नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटी में भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो भाई देखिए, मैंने आपको मौलिक अधिकार बहुत ही अच्छे से पढ़ा है, यानी भाग 3 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं भाग 4। और देखिए, जहाँ से मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँगा वहीं से क्वेश्चन आपके बनना स्टार्ट हो जाएंगे। एक बात और है कि देखिए, जो भी अनुच्छेद होते हैं, जो भी हम लोग पढ़ते हैं, तो जो किताबी या फिर जो टीचर आपको पढ़ा रहा होता है तो वो आपको अच्छे से समझा सकता है। लेकिन क्या होता है कि देखिए, जो एग्जामिनर जो क्वेश्चन को बनाता है वो क्या करता है कि आपकी जो लाइन लिखी होती है ना किसी भी अनुच्छेद में या किसी भी चीज़ में, तो उसको बड़ा घुमा फिरा के आपके सामने पेश कर देगा, पूछेगा ये किस अनुच्छेद में है। तो आप शायद कन्फ्यूज हो सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस टेस्ट लगाने पड़ेंगे, तब जाके अच्छी सी, अगर आप रट भी लेते हैं पॉलिटी को जब मैं पढ़ा रहा हूँ, तब भी वो हद तक आप तैयारी नहीं कर सकते जिस हद तक तैयारी करना चाहिए। इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि लैंग्वेज को चेंज कर देते हैं वो लोग, है ना। क्योंकि लैंग्वेज को वो लोग चेंज कर देते हैं, तब वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि इसका आंसर क्या होगा, कौन सा अनुच्छेद में रखा जाएगा। मैं आपको बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ, लिखा भी सकता हूँ, लेकिन आपका भी फर्ज ये बनता है कि आप भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तभी अच्छे से तैयारी हो पाएगी, है ना। तो देखिए, यहाँ से ही क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा कि भाग 4 में क्या है। तो भाई भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत बोलते हैं इसको। अगर देखिए पूछा जाए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद कितने हैं, तो बताना है आपको 36 से 51 तक ये अनुच्छेद का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसको ही इंग्लिश में बोलते हैं डीपीएसपी। तो डीपीएसपी, अगर यहाँ की बात करते हैं डीपीएसपी, तो इसकी फुल फॉर्म अगर मान लीजिए पूछता नहीं है, वैसे कभी भी पूछा नहीं है, इसकी फुल फॉर्म नहीं पूछा है, लेकिन तब भी जानना चाहिए कि डायरेक्टिव PRINCI प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी बोलते हैं इसको। ठीक है, अंग्रेजी वाले तो डीपीएसपी के नाम से जानते हैं, शायद इनको राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है नई चीज लगे, तो डीपीएसपी बोलते हैं इसको ही। और फिर क्या क्वेश्चन बनेगा कि ये किस देश के सिद्धांत से या किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पर लिखो, ये लिया गया है आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया है भाई, आयरलैंड से प्रेरित है ये, आयरलैंड से लिया गया है। देखो, आयरलैंड से लिया गया, जैसे कि आप देख रहे हैं कि नीति, तो इसका मतलब क्या है कि राज्य की नीतियों का वर्णन है। अब राज्य की नीतियों का वर्णन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसको जबरदस्ती लागू किया जाएगा न्यायालय के द्वारा, या इसके लिए आप न्यायालय भाग के चले जाएं, वहाँ पर आप अपना जो है चुनौती दे दें इसके लिए। तो ये ऐसा नहीं है, ये राज्य का कर्तव्य है। इसके लिए कोई भी आप न्यायालय में जाकर चुनौती नहीं दे सकते, ये राज्य चाहे लगाए, राज्य चाहे ना लगाए। ये एक तरीके से मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही पहले रखा जाने की बात हो रही थी कि इसको मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखो, लेकिन क्या हुआ था कि इसके लिए खर्चा बहुत होता है। अभी आप आगे पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसका लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां नहीं होती हैं कि इसको लागू करना ही पड़े, लेकिन मौलिक अधिकार में क्या है कि लागू करना ही पड़ता है। इसीलिए क्या है कि इसको नीति निर्देशक तत्व में रखा गया है। ठीक है, इसीलिए ये न्यायवाद नहीं है, मतलब वाद योग्य नहीं है, इसके लिए आप केस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसकी उद्देश्य की बात करते हैं हम लोग, इसका उद्देश्य क्या है तो जान लो भाई, इसके 2 उद्देश्य माने जाते हैं। उद्देश्य क्या है इसके, तो उद्देश्य देखो, पहला तो यह है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। एक बात समझो, जो चुनाव होते हैं, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं पर्सनली, जो चुनाव होते हैं वो इन्हीं सब नीतियों पे लोग वादे करके चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, बाद में कोई नेता अगर मुकर रहा है, आप पूरा नहीं कर रहा है, तो क्या आप उसके लिए केस कर देंगे क्या, आप ऐसा समझिए। तो देखिए, अगर ये नीति निर्देशक तत्व जो है डीपीएसपी है, अगर कोई राज्य ठीक से लागू करता है तो एक अच्छे लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सकती है, इसीलिए इसको रखा गया है। इसका दूसरा उद्देश्य क्या है, दूसरा उद्देश्य यह है कि राज्य में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की
स्थापना, ठीक है, आर्थिक समाज, राज्य में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। देखिए इस पे अगर बात ये करते हैं, अगर इस पे ये बात करें कि ये डीपीएसपी में सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका है, तो गांधी जी की विचारधारा का प्रभाव है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो भाई, गांधी जी की विचारधारा का प्रभाव ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि गांधी जी चाहते थे ऐसा राज्य हो, सब समान हो, ठीक है, आर्थिक रूप से भी समान होना चाहिए, सामाजिक रूप से भी समान होना चाहिए, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए, तो सब गांधी जी की विचारधारा थी, तो इसका प्रभाव इस पर ज़्यादा है। देखिए अगर एक बात और सोचते हैं, अगर एक मौखिक रूप से आपको बताऊं तो इसको 3 भागों में आप बांट सकते हैं, 3 भागों पे आप, मतलब 3 इसके आधार हैं। एक तो गांधी जी की विचारधारा, दूसरा है समाजवादी पार्टी नहीं, समाजवादी दूसरी चीज़ होती है, समाजवादी मतलब समझते होंगे, ठीक है, और तीसरा है उदारवादी सिद्धांत। तो ये 3 चीज़ों पे डीपीएसपी जो है निर्भर करता है। एक तो गांधी जी की विचारधारा, ठीक है, गांधीवादी या गांधी जी की विचारधारा पर, दूसरा क्या है, समाजवादी पर, और तीसरा है उदारवादी सिद्धांत पर, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं, जो लिखने वाली बात नहीं है, एक समझने वाली, उसकी विचार, मतलब इसी पे, ये 3 चीज़ों पे डीपीएसपी हमारा डिपेंड रहता है, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ तक की बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी, है ना। तो आगे चलते हैं। तो अब हम लोग दोस्तों स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद। और अनुच्छेद हम लोग, ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट अनुच्छेद, ये इंपॉर्टेंट अनुच्छेद, नहीं, मेरा उद्देश्य है पूरे के पूरे अनुच्छेद पढ़ाना, और मैं पूरे के पूरे अनुच्छेद पढ़ाऊंगा। उसके अंतर्गत जो सब आर्टिकल भी होंगे उनको भी डिस्कस किए जाएंगे, जो केस होंगे उनको भी डिस्कस किए जाएंगे। मतलब हम लोग बहुत ही अच्छे लेवल की पॉलिटी पढ़ रहे हैं, है ना। वनडे एग्जाम से तो काफ़ी ऊपर की, हाई लेवल की है, बस आपको प्रैक्टिस करते रहना है, आपको नोट्स बनाते रहना है। तो क्या मैं इसको रफ करूँ, इसका आप स्क्रीन शॉट ले लो पहले, फिर रफ किया जाए इसको। चलिए, तो समझ गए ना ये कहाँ से प्रेरित है, आयरलैंड के। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाग 3 में। अरे ये छोटे छोटे क्वेश्चन बनते रहते हैं यार, ये कि डीपीएसपी कहाँ से लिए गए आयरलैंड से, किस भाग में है, भाग 4 में है, कहाँ से कहाँ तक है, 3 से 36 से 51 तक है, तो ये सब पूछा जाता है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन बनते हैं ये सब। तो चलो आर्टिकल 36 डालते हैं, क्या है समझते चलेंगे हम लोग। 36 क्या है आर्टिकल 36 में, देखिए क्या है। अब देखिए ये राज्य की बात हो रही है, मतलब एक नियम कानून लगाने की बात हो रही है, तो क्या है राज्य। तो इसमें क्या किया गया है, इसमें बस एक छोटी सी बात रखी गई है, राज्य की परिभाषा। क्या किया गया है, राज्य की परिभाषा की बात की गई है, ठीक है। अब यहां पर एक बात समझो, भाग 3 के आधार पर मतलब क्या किया गया है, जो राज्य की परिभाषा मैंने आपको भाग 3 में पढ़ाई थी, अनुच्छेद 12 में। राज्य की परिभाषा मतलब क्या, राज्य मतलब ये नहीं कि यूपी हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, ये राज्य की बात नहीं हो रही। राज्य का मतलब एक संस्था, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अच्छे से बताया था वहां पर अनुच्छेद 12 में, कि एक से केंद्र राज्य होगी, राज्य सरकार हो गई, इसके अंतर्गत जो नीतियां होती हैं सरकारी, वो सब राज्य के अंतर्गत ही आती हैं, ठीक है। सरकारी नौकरी वगैरह डिपार्टमेंट हो गए, वो सब क्या होता है, राज्य के अंतर्गत आता है। तो ये भाग 3 के आधार पर ही राज्य की परिभाषा की गई है। अगर आपसे क्वेश्चन मिल जाए कि राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में है, तो आपको लगाना है क्या, अनुच्छेद 12 में लगाना है, ठीक है। अनुच्छेद 12 ही आपका ऑप्शन मिलेगा। अनुच्छेद 12 नहीं मिलेगा तो आपको ये मिलेगा 36। ये क्या है, ये मतलब एक क्या है कि ये बता रहा है कि राज्य की परिभाषा वही है जो भाग 3, यानी भाग 3 सबसे बड़ा माना जाएगा, अनुच्छेद 12 बड़ा माना जाएगा भैया, उसी के हिसाब से है। तो अगर मान लीजिए बाई चांस 36 से 12 आ जाए, तो आपको 12 ही लगा देना है। अगर 36-12 कभी आ ही नहीं सकता एक साथ, ठीक है। तो चलो आर्टिकल 37 देखते हैं। आर्टिकल 37 क्या कहता है, आर्टिकल 37 कहता है ये कि ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं होता है। मैंने आपको बताया अभी, वही चीज यहाँ पे बताई गई है कि न्यायालय द्वारा लागू नहीं है, ना ही ये वाद योग्य, ठीक है, वाद योग्य नहीं, इसके लिए आप चुनौती नहीं कर सकते, केस नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह कि राज्य का कर्तव्य है, ये राज्य का कर्तव्य है कि इसे लागू करे, कर्तव्य है कि इसे लागू करे। बस 3 चीजें हैं इसमें आपको ध्यान रखना है कि पहली बात तो ये न्यायालय योग्य नहीं है,
कि आप न्यायालय पहुंच जाएं कि भैया नेता ने ये वादे किए थे, हमारे विधायक ने तो कहा था कि हम ये करेंगे, अब कुछ किया नहीं उन्होंने, तो भैया ये सब नहीं। तो ये एक राज्य का अधिकार है, ये राज्य का कर्तव्य है कि वो लागू अधिकार नहीं, राज्य का कर्तव्य है कि लागू करेगा कि नहीं करेगा। हो सकता है कि वहाँ पर सिचुएशन ऐसी ना हो जो उत्तर प्रदेश में चल रही है, जो बिहार में नहीं चल सकती है ना, तो उसके लिए आप पहुँच जाएँ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, तो ऐसा नहीं होता है इसमें, ठीक है। और ये राज्य का, और बाद ये मतलब केस नहीं कर सकते और न्यायालय के द्वारा लागू नहीं होगा कि न्यायालय एक उच्चतम न्यायालय हो या सुप्रीम कोर्ट है आदेश देते कि भैया ये आपने जो राज्य की जो क्या बोलते हैं, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनको आप लागू करिए, ये कोई उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट नहीं कहने जाएगा किसी से, इसलिए लिखा गया कि लागू नहीं होते हैं, ठीक है। 38 देखो क्या है, 38 में 2 हैं, आर्टिकल 38 क्या कहता है आपके से, देखिए राज्य जो है क्या करते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का प्रबंध करेगा। देखो क्या मतलब हुआ इसका, राज्य देखिए ऐसी व्यवस्था का निर्माण करेगा, ये जो राज्य है ऐसी व्यवस्था का निर्माण करेगा जिससे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का प्रबंध हो सके, या उससे ये सब जो लिखा मैंने भी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इसका जो है इससे न्याय मतलब इन चीज़ों का न्याय मिल सके। सामाजिक मतलब क्या, वही जाति, धर्म, लिंग, भेद के अनुसार पर जो नहीं करते हैं, जाति, धर्म, लिंग हुआ और क्या बोलते हैं उसको, निवास हुआ, तो उसके आधार पर इनको न्याय मिले भाई, भेदभाव ना हो, देखना काम है इसका राज्य का, ठीक है। आर्थिक मतलब क्या हुआ कि सबको पैसे कमाने का अधिकार है, कि ऐसा नहीं है कि जो अमीर है वो अमीर बनता चला जा रहा है, गरीबों को मौका ही नहीं मिल रहा है, तो सबका काम है भैया। देखो जैसे कि ऐसा समझो आर्थिक न्याय, जैसे कि मान लीजिए कि कोई ठेका लेने वाली बात, सरकारी ठेका लेने वाली बात हो, तो वहाँ पर जो अमीर बहुत है, क्योंकि देखिए एक नियम ये होगा कि कुछ पैसे देने पड़ते, कुछ फीस भरनी होती है, लेकिन क्या करते हैं लोग, पैसा देके अपना ठेका नाम करवा लेते हैं। तो ये एक मतलब एक वो नहीं है, जरूरी नहीं है, जो गरीब है उसको भी मिल सकता है, जैसे कि शराब ठेका, देसी ठेका, कुछ भी हो ले सकते हैं वो। तो ये आर्थिक, एक तरीके से मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बता दिया कि ये आर्थिक न्याय का प्रबंध है। राजनीतिक मतलब कोई भी चुनाव लड़ सकता है, जो चुनाव लड़ने योग्य हो, कोई ऐसा नहीं है कि अरे यार तुम तो छोटे हो, मुझसे नहीं लड़ सकते तुम चुनाव, ऐसा नहीं हो सकता है। जिसका अधिकार हो वो चुनाव लड़ सकता है, और सभी को वोट देने का अधिकार है। हालांकि ये मौलिक अधिकार भी है, ठीक है, राजनीतिक अधिकार भी है, तो इसी के अंतर्गत माने जाएंगे कि राजनीति, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। अगर कोई मतलब ऐसा नहीं है कि तुम चुनाव नहीं लड़ सकते क्योंकि तुम गरीब हो, है ना। चुनाव लड़ने का मतलब ये नहीं होता कि तुम लाखों पैसे खत्म करना जरूरी हो, ये तो खाली चुनाव जीतने के लिए ऐसा किया जाता है। लेकिन कोई जरूरी, आप खाली जितनी फीस उतनी फीस भर दीजिए, आप चुनाव लड़िए, भले आपको एक वोट ना मिले, चुनाव तो चुनाव होता है ना, तो और वोट देने का भी सिस्टम इसमें रखा गया है, ठीक है। तो ये न्याय हो गया। 38, अब देखो ये 38 जो 2 है, ये तो 38 फर्स्ट हो गया, 38 सेकेंड 2 जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन में, ठीक है। संशोधन कब हुआ था, ये 1976 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या कहा गया कि इसमें यह कहा गया कि सभी व्यक्तियों को उनकी आय, और उनकी आय हो गई, और क्या हो गया, अवसर, समानता में असमानता, सॉरी समानता नहीं, सुविधाओं में असमानता को ना फैलने देना, ये समझ लीजिए। इसे देखो अभी बताता हूं मैं, जैसे कि शॉर्टकट में लिखते हैं यहाँ पर कि सभी नागरिकों की बात हो रही है, सभी की आय, ठीक है, अवसर और सुविधाओं में असमानता को दूर करेगा, ठीक है। सभी की आय, अवसर और सुविधाओं में असमानता को दूर करेगा। अब देखिए ये बात आपसे घुमा फिरा के पूछ सकता है, तो आपको ये चीज़ देखनी है, अच्छे से याद करनी, बाद में आपको प्रैक्टिस करना और प्रीवियस ईयर के सवाल आपको लगाने हैं, जिसमें से ये बातें घुमा फिरा के लिखी होंगी, तो आप उसको टिक करके
जान जाएंगे कि हाँ ऐसी भी आएगा। क्योंकि होता है ना कि ऐसी ऐसी जब बड़े लेवल के एग्जाम होते हैं तो वहाँ पर ऐसा नहीं, तभी तो कठिन होते हैं वो, ऐसा नहीं है कुछ अलग पूछते हैं वो कठिन इससे हो जाते हैं कि उनकी जो लैंग्वेज होती है थोड़ी सी टफ हो जाती है। ठीक है, अगर मैं वही किताबी लैंग्वेज लिखाऊंगा तो मेरा फायदे क्या पढ़ाने का। तो व्यवहारिक तौर से भी आपको समझना होगा, और मैं समझाता भी हूँ कि देखिए ऐसा क्या कि सभी की जो आय है और अवसर है, सुविधाओं हैं, उनमें समानता बतानी है। अगर उसमें असमानता है तो उसको दूर करेगा ये। ठीक है, किसके? 38 का 2, 42वां संविधान संशोधन 1976। इसका आप स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 39 की बात है। अनुच्छेद 39 देखो क्या कहता है। आर्टिकल 39 देखिए, आर्टिकल 39 में दोस्तों क्या है, इसमें 6 प्रकार की बातें बताई गई हैं। ठीक है, तो इससे पहली बात देखो क्या कहा गया है। पहली बात यह कहा गया है कि राज्य के सभी नागरिक, राज्य के सभी नागरिकों के समान रूप से जीविका जो होती है, जीविका चलाने के लिए जो चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को उपलब्ध कराना। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जो राज्य के जो भी नागरिक हैं, ठीक है, तो जो भी उनके जीवन की उपयोगी वस्तुएं चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों को उपलब्ध कराना, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, जो अनुच्छेद 39 में है। अनुच्छेद 39 में 6 पॉइंट बताए गए हैं। जो छठा पॉइंट है वो जोड़ा गया था, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ पर शॉर्ट में लिखने की कोशिश करते हैं कि जीविका के साधन उपलब्ध कराएगा, उपलब्ध कराना। पहला पॉइंट ये है कि जितने भी सभी नागरिक हैं भारत के अंदर, उनको सामान्य रूप से जीवन चलाने के लिए जो भी चीज़ें उपयोगी हैं, पर लिखा है ना कि जीविका के साधन उपलब्ध कराना, कि मतलब पानी भी उपलब्ध कराना है। ठीक है, अच्छा वातावरण भी उपलब्ध कराना है, मतलब जैसे जो जीविका, जो जीवन, जो जिंदा रहने के लिए जो चीज़ें जरूरी होती हैं वो सब सारी चीज़ें उपलब्ध कराएगा राज्य, अनुच्छेद 39 के अंतर्गत। और दूसरा पॉइंट ये है कि देखो, दूसरा पॉइंट ये है कि जो राज्य है वो देश के भौतिक साधनों के स्वामित्व और नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था करेगा कि वो सार्वजनिक हित में हो, ज्यादा सार्वजनिक हित में हो। इसको पहले लिखते हुए बताता हूं मैं आपको। ठीक है, राज्य देश के भौतिक साधनों को स्वामित्व और नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे अधिक सार्वजनिक हित हो। देखो मतलब क्या हुआ इसका कि जो भी भौतिक चीज़ें हैं, जैसे कि पेट्रोल हो गया, ठीक है, नदियाँ, पहाड़ वगैरह ऐसी चीज़ें हो गई जो इंसान के रूप में, मतलब जो इंसान के लिए उपयोगी होती हैं। ठीक है, तो उस पर नियंत्रण सरकार ऐसी करेगी कि सभी लोग उसका उपयोग कर सके। भैया ऐसा ना, ये कौन सा डाल दिया मैंने इंक, ऐसा ना हो कि सिर्फ पैसे वाले ही लोग कर रहे हो। ठीक है, तो सार्वजनिक हित, ऐसा मूल्य निर्धारित किया जाएगा कि मतलब पेट्रोल वगैरह ऐसा है जो उसका मूल्य निर्धारित होता है, तो ऐसे होते हैं कि उसमें सभी लोग उपयोग कर सकें। ऐसा नहीं कि 500 लीटर कर दिया जाए तो 500 रुपये प्रति लीटर कर दिया तो तब भी लोग भैया बड़े आदमी चलाएंगे, छोटा आदमी कहाँ चला पाएगा फिर, है ना। तो इसीलिए ये बताया गया है कि ऐसा व्यवस्था, ऐसे नियंत्रण होगा कि सभी के लिए वो हित में हो। ठीक है, और तीसरा पॉइंट दोस्तों क्या कहता है, तीसरा पॉइंट ये कहता है कि राज्य धन और उत्पादों के साधनों का केंद्रीकरण नहीं होने देगा। मतलब अभी बताता हूं मैं आपको।
तीसरा पॉइंट ये कहता है कि राज्य जो है धन और उत्पादों का केंद्रीकरण, उत्पादों के साधनों का केंद्रीकरण नहीं होने देगा। ठीक है, देखो मतलब क्या है कि जैसे कि धन और उत्पाद जो हैं उसका केंद्रीकरण नहीं होगा, किसी एक व्यक्ति के पास से सारी पावर है, वो चाहे तो आपको दे धन कमाने की शक्ति या उत्पादन करने की शक्ति, वो चाहे तो ना दे। तो ये सारे पावर जो है केंद्रीकरण मतलब एक केंद्र नहीं होगा किसी चीज का, कि भैया सभी को अब पता लगा कि किसी को अधिकार ही नहीं मिल रहा है काम कर धन कमाने का, उत्पादन करने का, तो उसका केंद्रीकरण नहीं होगा। केंद्रीकरण नहीं होने देगा राज्य को, ये राज्य का कर्तव्य है, ये राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, चौथा पॉइंट देखो क्या कहता है। चौथा पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चौथा पॉइंट से ही क्वेश्चन बनता है, वो ये है कि सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, ये जो है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये किस अनुच्छेद में है, तो 39 में है। मतलब क्या है, इसका पूरा मतलब समझो क्या है। देखो ऐसा है, जैसे स्त्री और पुरुष हैं, तो वो कोई एक काम कर रहे हैं तो उनको एक काम करने के लिए समान वेतन मिलेगा, और ये सरकारी संस्था के लिए है। ठीक है, प्राइवेट में तो नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कोई, अगर आप यूपीएसआई की मतलब तैयारी कर रहे हैं, तो कोई आप महिला हैं तो आपको यूपीएसआई की नौकरी मिल गई, और कोई पुरुष हैं तो इन दोनों की जो समान है, इन दोनों का समान वेतन रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो स्त्री है तो मतलब महिला है तो उनकी ड्यूटी कम लगाई जाएगी तो उसका मतलब तनख्वाह कम कर दी जाएगी, नहीं। ये क्या है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, कोई भी उच्च पोस्ट पर है या फिर निम्न पोस्ट पर है, मतलब उच्च पद पर है या निम्न पद पर है, तो दोनों का जो वेतन होगा वो हाँ सीनियर जूनियर की बात अलग होती है, लेकिन साथ में अगर नौकरी पाए हैं, एक ही साथ ज्वाइनिंग हुई है, तो वेतन उनका बराबर होगा। ये बात बताई गई है इसमें। पांचवा पॉइंट देखो क्या कहता है। पांचवा पॉइंट ये कहता है कि जो राज्य है वो जो स्त्री और पुरुष जो मजदूर होते हैं उनके स्वास्थ्य का दुरुपयोग नहीं करेगा। ठीक है, देखो राज्य स्त्री या पुरुष मजदूर के स्वास्थ्य का दुरुपयोग नहीं करेगा, दुरुपयोग नहीं होने देगा, ये इसका कर्तव्य है भाई, नहीं होने देगा। ठीक है, और बालकों की अवस्था का दुरुपयोग नहीं होगा, दुरुपयोग नहीं होने देगा। देखो मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि जैसे स्त्री या पुरुष कोई मजदूर है या मजदूर स्त्री पुरुष है, उनके स्वास्थ्य को लेके कोई भी दुरुपयोग नहीं होगा, कि जैसे कि कोई बीमार है तब भी काम हो रहा है उनसे, ठीक है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तब भी काम करवाए जा रहे हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी का स्वास्थ्य इतना अच्छा है, इतना तगड़ा तंदुरुस्त है, तो उससे इतना काम करवा रहा है कि जिसका कोई जवाब नहीं, तो भैया ये तो स्वास्थ्य का दुरुपयोग हो गया, तो वो दुरुपयोग नहीं होने देगा। बालकों की जो अवस्था होती है उसका भी दुरुपयोग नहीं होगा, कि बालक अगर छोटा है वो काम कर रहा है तो उसकी भी दुरुपयोग नहीं होगा। ठीक है, दुरुपयोग नहीं होगा, समझ गए। ठीक है, छठा पॉइंट देखो, ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976, तो ये जोड़ा गया है भाई। ठीक है, 42वां संशोधन, इसमें क्या किया गया है, इसमें देखो क्या कहा गया है कि बच्चों के स्वस्थ रूपी विकास का अवसर प्रदान करेगा भैया ये राज्य। यार ये दिख रहा है यहां तक, मैं एक बार चेक कर लूं भाई, कोई वीडियो चल रहा है तो नहीं गया। ठीक है, ये कहेगा
ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में, हाँ 1976 में हुआ था। तब ये जोड़ा गया था बच्चों के स्वस्थ रूपी विकास का अवसर। ठीक है, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट लोग आगे चलते हैं, आगे और देखते हैं अनुच्छेद कौन सा देखेंगे हम लोग। अनुच्छेद अभी 39B भी है। अच्छा 39B यहीं पे देख लो, 39B अब ये भी जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 में। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें यह कहा गया है कि मुफ्त विधिक सहायता, क्या कहा गया है, मुफ्त विधिक सहायता, मुफ्त विधिक सहायता ये जोड़ा गया था बाद में। इसमें क्या है कि भाई देखो ऐसा कुछ नहीं होगा यार, ये नीचे तक दिख रहा है, एक बार फिर देखना पड़ेगा कि भाई, हाँ ठीक है, देखो ये इसलिए जोड़ा गया क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई गरीब जो है वो अपनी वो न्याय से जो है वंचित हो जाए, उसके पास पैसा नहीं तो वो मुकदमा नहीं कर सकता है। तो उसके लिए भैया ये क्या है, ये मुफ्त विधिक सहायता ये राज्य प्रदान करेगा, राज्य का कर्तव्य होगा उसका, भाई चाहे तो नहीं करे, तो कोई जबरदस्ती तो है नहीं इसके लिए। ठीक है, तो मुफ्त विधिक सहायता भाई इसमें दिया गया है। चलिए अब इसका स्क्रीन टाइम तो आगे चलते हैं हम लोग, अब चलते हैं आगे हम लोग, अब देखते हैं अनुच्छेद 40। ठीक है, इसको मिटाऊं मैं। अनुच्छेद 40 जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है क्वेश्चन आपसे, आप कहीं वनडे एग्जाम वगैरह में अगर तैयारी कर रहे हो कोचिंग में तो आपको कुछ अनुच्छेद पढ़ाए जाते हैं, सभी अनुच्छेद नहीं पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि पढ़ाना सब बेकार भी होता है, क्योंकि पूछे कभी जाते नहीं है वो। और कोई भी टीचर होता है, वो यूपीपीएससी लेवल का अगर टीचर है तो वो अगर वनडे एग्जाम की जो फीस ले रहा है वो किसी कोचिंग संस्थान में, तो इतना लंबा पढ़ाएगा भी नहीं, ये भी सोच लो। ठीक है, उससे आप पूछेंगे पर्सनली तो बताएगा, वो क्लास में भी नहीं बताएगा, कहेगा कि ये जब आपके एग्जाम में आएगा नहीं, आप बैठे हो लेखपाल की कोचिंग में और पूछ रहे हो यूपीएससी लेवल का, तो बताएगा भी नहीं कोचिंग में, डांट देगा आपको। देखो अब यहाँ पर क्या है, हम लोग देखने वाले हैं आर्टिकल 40। क्या कह रहा है आर्टिकल 40, समझो। आर्टिकल 40 ये कह रहा है ग्राम पंचायत का गठन। तो ग्राम पंचायत का गठन किसमें है, अनुच्छेद 40 में है का गठन। अब देखो यहां पर एक चीज समझो, आप कहेंगे सर आपने तो कहा था कि ग्राम पंचायत का गठन जो है आपने पहले भी पढ़ाया है अनुसूची में, याद है आपको। तो पहले ग्राम पंचायत का गठन इसमें था, फिर पंचायती राज व्यवस्था जोड़ी गई 11वीं अनुसूची में। ठीक है, नोट करके लिख लो यहाँ पर, नोट करके। तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 73वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें क्या गया था, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची, कितनी अनुसूची हैं, 12 अनुसूची हैं, तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है, जिसके अंतर्गत आपको 29 विषय बताए गए हैं। ठीक है, अब देखो पंचायती राज व्यवस्था अब संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया है इसको, पंचायती राज व्यवस्था का अब संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया जब से 11वीं अनुसूची जुड़ी है। पहले क्या था, राज्य का कर्तव्य था कि वो अगर वो मतलब अगर वो सक्षम है तो वो ग्राम पंचायत का गठन करेगा। अब क्या है, करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आर्टिकल 41 देखो क्या कहता है, थक गया यार बोलते बोलते। आर्टिकल यानी अनुच्छेद 41 क्या कहता है समझो। 41 क्या कहता है कि देखो, काम, शिक्षा, ठीक है, बुजुर्ग, बीमार और दिव्यांग लोगों को लोक सहायता। ठीक है, इसमें कहा गया है काम मतलब कोई काम दो भाई, तब तो लोग जिएंगे। काम है, शिक्षा है, बुजुर्ग, बीमार, दिव्यांग लोगों को लोक सहायता का वर्णन किया गया है किसमें, अनुच्छेद 41 में किया गया है। अब इसी से मिलता जुलता है अनुच्छेद 42, क्योंकि अनुच्छेद 41, 42, 43 हम लोग साथ साथ पढ़ते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 बोल दो। देखो इसमें क्या है कि न्याय संगत काम,
न्याय संगत काम भाई दो, ठीक है, न्याय संगत काम हो गया। और मानव की उचित दशा बोलते हैं इसको, और मानव की उचित दशा, अभी मैं तीनों आपको एक साथ समझाऊंगा। आर्टिकल 43 क्या कहता है ये सुन लो, कि उचित मजदूरी, उचित मजदूरी कुटीर उद्योग को बढ़ावा, कुटीर उद्योग को बढ़ावा। अच्छा एक चीज समझो, काम, शिक्षा, बुजुर्ग, ठीक है, काम हुआ, शिक्षा और बुजुर्ग, बीमार, दिव्यांग लोगों को सहायता देने के लिए बात की गई है भाई इसमें। फिर देखिए काम जो आप दे रहे हैं वो न्याय संगत होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप आलतू फालतू का काम दे रहे हैं। जैसे बहुत लोग जोक मारते हैं कि एक वैकेंसी आई है रेलवे में और 1 लाख की सैलरी है, बस थोड़ा सा काम करना है, आपको ट्रेन के आगे आगे भागना है लालटेन लेके, क्योंकि ट्रेन की लाइट जो है वो खराब हो चुकी है। तो ऐसा भी काम नहीं हो कि मतलब आप कर भी ना सको, न्याय संगत काम तो होना चाहिए ना। बाद में आपसे कहें आपको तो मैं काम दे रहा था, आपने तो काम किया नहीं, तो काम भी न्याय संगत होना चाहिए, ठीक है। मानव की उचित दशा, और मानव की उचित दशा। और एक चीज लिखो यहाँ पे, प्रसूति दौरान सहायता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रसूति सहायता, ठीक है, ये देख लो, प्रसूति सहायता भी है। और फिर जब काम आपने दिया है तो उचित मजदूरी भी होगी। अच्छा एक चीज यहाँ पे, एक चीज और याद आ गई, मैंने अभी क्या बताया आपको, 39B, 39B नहीं है, 39A है, 39 तो था ही, 39A था, वो सही कर लीजिएगा, ठीक है। 39A जोड़ा गया था जिसमें बताया गया था विधिक सहायता, मुफ्त विधिक सहायता उपलब्ध कराना या प्रबंध कराना, ठीक है, तो वो 39A है, ठीक है। तो उचित मजदूरी कुटीर उद्योग को बढ़ावा, कि भाई आप काम अगर करवा रहे हैं तो उचित मजदूरी भी दीजिए। जैसे कि आपने 100 रुपये काम करा लिया, आपने 10 रुपये पकड़ा लिए, कहा जाओ टहले जाके, तो ये भी नहीं है भाई। आपने अगर दिहाड़ी, अगर मजदूर की किसी की दिहाड़ी चल रही है तो जो आप भाई 10 रुपये काट लो, लेकिन आप बिल्कुल आधा कर दोगे तब तो गलत है भाई। तो उचित मजदूरी का पैसा भी तो मिलना चाहिए। और कुटीर उद्योग का बढ़ावा, मतलब कुटीर जो है, जो कुटीर उद्योग जानते हैं उनको बढ़ावा की बात यहाँ पर की गई है। तो क्वेश्चन ये बनता है, कुटीर उद्योग को बढ़ावा की अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है, तो आपको 43। प्रसूति दौरान आराम या प्रसूति सहायता किस अनुच्छेद में है, महिलाओं को ही होती है। तो 42। काम, शिक्षा, काम की जो है, काम के लिए किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो ये कहा गया है 41। और न्याय संगत काम के लिए कहा गया है 42। और उसी काम के लिए उचित मजदूरी किसके लिए कही गई है, 43। अब देखिए यहां पर 43 में जोड़ा गया है कुछ, वो है 43A, ये जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन गलत लिख गया है, अब मैं सही नहीं करूंगा इसको। इसमें क्या कहा गया है कि जो उद्योग मैनेजमेंट हैं उनमें कर्मचारियों का भी भाग लेने का प्रबंध, ठीक है, उद्योग मैनेजमेंट में कर्मचारियों के भाग लेने का प्रबंध। मतलब क्या है कि जो उद्योग का जो मैनेजमेंट है, जो उसमें जो कुछ भी बातें होती तो उसमें भी राय जो है, राय मशवरा जो है, कर्मचारियों का भी लेने का, जो उसमें भाग लेने का भी मतलब अधिकार का प्रबंध कराएगा राज्य। अब ये राज्य का कर्तव्य है भाई, ठीक है। दूसरा देखो क्या है, दूसरा जोड़ा गया था, दूसरा भी जोड़ा गया है 43B, या काखा भी कर सकते हैं इसको। तो ये जोड़ा गया था 97वां संशोधन, ये जोड़ा गया था 2011-12 में। 2011-12 में ये क्या किया गया था कि सहकारी संस्था की स्थापना और उसको बढ़ावा, ठीक है, सहकारी संस्था की स्थापना व बढ़ावा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनेगा, सहकारी संस्था की स्थापना बढ़ावा किस अनुच्छेद में है, तो आपको बताना है अनुच्छेद 43 किसमें है, अनुच्छेद 43B में है, ठीक है। अब क्योंकि इसी का पार्ट है ना ये। अब देखो अनुच्छेद 44 क्या कहता है, आर्टिकल 44
बस एक अनुच्छेद और पढ़ेंगे हम लोग। आर्टिकल 44 बहुत ही सरल है कि 44 4 4 है, तो क्या है, समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता, इस पे विवाद भी होता रहता है। देखिए विवाद तो पूरे डीपीएसपी रहता है, क्योंकि भैया ये न्याय योगी तो है नहीं, विवाद योग्य है नहीं, इस पर आप जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। हाँ, और इसमें भी विवाद रहता है। समान सिविल संहिता मतलब क्या हुआ कि रहने जीने के कानून जो होते हैं, जैसे कि जो सभी के लिए, मतलब क्या है कि सभी के लिए कानून बराबर है। तो सिविल मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि अभी विवाद होता रहता है मुस्लिम और हिंदू की जो प्रथाएं उनको लेकर विवाद होता रहता है कि शादी करने का तरीका, तलाक करने का तरीका कैसा होना चाहिए, भाई सबके लिए समान है तो इनके लिए अलग क्यों है। इस प्रकार से मैं बताने की कोशिश कर रहा कि समान सिविल संहिता का जो वर्णन है या फिर किस में प्रबंध करने की बात करता है, वो अनुच्छेद 44 में बात करता है। अब ऐसे याद कर सकते हैं 4 4 समान है, समान सिविल संहिता, सा। तो यही बात है कि जो भी नियम कानून है धर्मों के लेके, जो हम लोगों के बीच में समुदाय के लेके जो सबके बराबर होना चाहिए, लेकिन सबके बराबर नहीं है। देखिए ऐसी बात उठी थी मूल संविधान में, जब बहुत लोगों ने इस पे जो है विरोध भी बताया था, मतलब विरोध जताया था कि यार देखो ऐसा मत करो भाई, कि समान सिविल संहिता जो है ये आप लागू कर रहे हैं और जबकि ऐसा है नहीं। तो इन्होंने कहा था कि देखिए ऐसा है, अभी इस पे जो है जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि अभी भी शिक्षित वर्ग कम है थोड़ा सा, तो समझेंगे नहीं बात को, हम लोग इसमें रख देते हैं, बाद में ये लागू कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आए दिन इस पर विवाद होता रहता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग आगे देखते हैं, अनुच्छेद 45 देखते हैं, ठीक है। ठीक है, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45 क्या कहता है? अनुच्छेद 45 ये कहता है कि अभी मैं बताता हूँ, इसको थोड़ा समझाना पड़ेगा अनुच्छेद 45 को। वीडियो चल रहा है, ठीक है। अनुच्छेद 45, आर्टिकल 45 क्या करता है? देखो इसमें क्या किया गया है, इसकी परिभाषा पहले कुछ और थी, अब इसकी परिभाषा कुछ और बदल कर दी गई है एक संशोधन के द्वारा। इसमें क्या कहा गया है, अब की बात कर रहा हूँ, इसमें कहा गया है कि 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों की देखरेख और शिक्षा, ऐसे लिखो, ठीक है। देखो 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों की देखरेख एवं शिक्षा। देखो क्या कहने का मतलब मेरा है यहाँ पर कि ये, अच्छा ये लिख लो यहाँ पर 86वां संशोधन, कितना 2002, अच्छा 2002 हो गया। तो इसका मतलब ये है कि इससे पहले क्या थी परिभाषा, इससे पहले परिभाषा ये थी कि मूल संविधान में क्या था, जब मूल संविधान बना हुआ था तो उसमें कहा गया था कि जो ये राज्य का कर्तव्य होगा कि 0 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों की शिक्षा एवं देखरेख आने वाले 10 साल तक करेगा राज्य का कर्तव्य हो गया। मतलब क्या, संविधान लागू हुआ था 1950 को, तो 1960 तक की बात थी कि वह 10 साल तक जो है 0 से 14 साल के बच्चों की देखरेख करेगा राज्य और उसकी शिक्षा का प्रबंध करेगा राज्य, ये राज्य का कर्तव्य होगा। बाद में क्या हुआ कि इसको बदल दिया गया, 86वें संविधान संशोधन, इसको कर दिया गया कि 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों की देखरेख करने के प्रावधान है, ठीक है। जो 14 वर्ष वाला कॉन्सेप्ट है वो कहाँ चला गया, वो नोट करके लिख लो यहाँ पे। वो अब हो गया है, पहले था 0 से 14, अब हो गया है 6 से। अब 6 वर्ष की तो आयु तो किसमें है, अनुच्छेद 45 में है, आर्टिकल 45 में है। तो नोट करके यहाँ पे लिखना होगा कि जो अनुच्छेद, जो अब ये क्या है कि 6 से 14 वर्ष की जो आयु के बच्चे हैं, बच्चों के लिए मौलिक अधिकार बना दिया गया है। वो क्या है, वो जोड़ा गया है 21A में। याद आया कुछ मुझे, आपको मौलिक अधिकार बनाया था, तो ये 21A में जोड़ा गया है। और दूसरी बात देखो कि
6 से 14 वर्ष की बच्चों के लिए शिक्षा मुफ्त कराएगी, ठीक है। तो अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया है। और दूसरी बात यह कि ये मौलिक कर्तव्य में भी जोड़ा गया था। जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो क्या है, वो प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करे। तो ये हो गई 3 बातें आपको। पहले परिभाषा क्या थी इसकी, परिभाषा ये थी मूल संविधान में कि 0 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा और उनकी देखरेख करना राज्य का कर्तव्य हो गया 1960 तक। अब उसके बाद क्या है कि संशोधन हुआ है, अब क्या कर दिया गया, 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे, उसके आगे की बात क्या करेगा, मौलिक अधिकार करेगा। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे, उनके लिए मौलिक अधिकार बना दिया गया, 21A जोड़ा गया था, ठीक है। तो यही तक की क्लास रखते हैं आज, क्लास थोड़ी लंबी हो गई क्या, यही तक की क्लास रखते हैं और इसके आगे हम लोग कल देखते हैं, हो सकता है कल हम लोग इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो कोई बात अगर समझ में नहीं आई है, कोई बात आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट में आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पर जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कल हो सकता है कि इसको समाप्त कर लिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।